नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। आइए स्टार्ट करते हैं आप सभी की फेवरेट क्लास जिसका नाम है ज्योग्राफी एनसीईआरटी। हम लोग बीते दिनों से क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। 1 से लेके 9 चैप्टर तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर या इस लेक्चर के अंदर हम लोग जानने वाले हैं 10वां चैप्टर, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर होगा। ये 1 से लेके 9 चैप्टर तक की पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ पे मैंने डाल दी है। 10वें चैप्टर की पीडीएफ जो है इस लेक्चर के बाद में मैं जो है पोस्ट कर दूंगा। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है स्टार आईक्यू क्विज के नाम से। यहाँ पे क्विज चलती रहती है दिन भर, सुबह 9 बजे से लेकर रात भर चलती रहती है। अगर आपको प्रैक्टिस लगानी है ऑनलाइन एग्जाम के अकॉर्डिंग, आप खाली बैठे हैं, आपको क्वेश्चन देखने हैं, कई बार ऐसा होता है कि किताबें पढ़ने का मन नहीं होता, फोन में मत्था मारने का दिल करता है, तो फोन में आप क्विज लगा सकते हैं। टाइम टेबल यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ पोस्ट किया हुआ है। अपने दोस्तों को भी इसमें ऐड करिएगा प्लीज। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर सकते हैं स्टार आईक्यू एजुकेशन के नाम से सर्च करके। आइए बढ़ते हैं आज के 10वें चैप्टर की ओर और जान लेते हैं कि क्या है ये चैप्टर। चैप्टर का नाम है हमारा लाइफ इन द डेजर्ट्स, यानी कि रेगिस्तान में जीवन कैसा होगा। इस पर्टिकुलर लेक्चर में प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं 2 टाइप के रेगिस्तान। एक तो हम लोग पढ़ेंगे हॉट डेजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि गर्म रेगिस्तान के बारे में पढ़ेंगे, और एक प्यारे बच्चों हम लोग आज पढ़ेंगे कोल्ड के बारे में, यानी कि जो ठंडा प्रदेश होता है, ठंडे रेगिस्तान है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग हॉट डेजर्ट्स है उसके अंदर सहारा मरुस्थल के बारे में जानेंगे। कोल्ड जो है यहाँ पे इसके बारे में हम लोग किसके बारे में जानेंगे, लद्दाख, लेह लद्दाख वाला इलाका जानेंगे। क्या है यहाँ का जीवन, कैसे है वहां की वनस्पति, कैसे है वहां का बारिश का मौसम, किस टाइप का वहां पे लोग रहते हैं, कितना है टेम्परेचर, क्या है फैक्ट, वो सारी चीजें हम लोग जानने वाले हैं आज। पहले उससे आपको ये डाउट जो है वो क्लियर करना है कि क्योंकि जब भी आप वर्ड लेते हैं रेगिस्तान, जैसे ही रेगिस्तान वर्ड आप लेते हैं तो आपके मन में ये आता है कि रेगिस्तान है, इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि यहाँ पे जो है गर्म ही होगा, ठंडा तो नहीं होगा। लेकिन ये याद रखिएगा रेगिस्तान की कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे बारिश जो होती है, वर्षा जो होती है, वो साल भर में ना के बराबर होती है। तकरीबन 25 सेंटीमीटर या इससे भी कम की बारिश होती है साल भर के अंदर। दूसरी बात यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है रेगिस्तान की, जो डेफिनेशन हमें दिखाती है वो ये है कि वहां का जो आपका टेम्परेचर जो होता है ना, टेम्परेचर वो एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर कैसा होता है, एक्सट्रीम होता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर का मतलब है या तो वो बहुत ही ज्यादा गर्म होगा या तो बहुत ही ज्यादा ठंडा होगा। ठीक है, ये खास बात है, रेगिस्तान की खास बात है, या तो बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर या बहुत ज्यादा ठंडा टेम्परेचर। और तीसरी खास बात होती है यहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं या जंगल होते हैं, ये तो ना के बराबर ही पाए जाते हैं। ठीक है, वनस्पति आप कहिएगा, फ्लोरा फोना नहीं होती है। पेड़ों की ऊंचाई या वनस्पति तो आपको देखने को ही नहीं मिलती है। और चौथी बात हम ये भी कह सकते हैं, जब पेड़ पौधे ही नहीं रहते हैं तो मानव बस्तियां भी वहां पे बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। मानव भी वहां पे जनरली नहीं होती है, या शहर देश भी आपको उस इलाके में कम ही देखने को मिलते हैं। यह है रेगिस्तान की डेफिनेशन। जहां बारिश होती नहीं है वही रेगिस्तान है आपका। अब वो गर्म भी हो सकता है, वो आपका ठंडा भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग हमारी इस डेफिनेशन को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। सबसे पहली डेफिनेशन क्या कही है, द डेजर्ट हैज लो रेनफॉल विद सप्रेस वेजिटेशन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। अभी मैंने आपको समझाया रेगिस्तान में विरल वनस्पति, बहुत ही कम वनस्पति होती है, अत्यधिक तापमान, एक्सट्रीम टेम्परेचर का मतलब या तो बहुत गर्म या तो बहुत ठंडा के साथ कम वर्षा होती है, बारिश भी यहाँ पे ना के बराबर ही होती है। डेजर्ट्स कैन बी हॉट और कोल्ड डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडा दोनों ही हो सकता है, ये बात भी अभी मैंने आपको बता दी। इन दीज प्लेसेस वेयर लिटिल वाटर इज अवेलेबल पीपल सेटल फॉर एग्रीकल्चर। इन्हीं जगहों पर जहां बहुत कम पानी उपलब्ध होता है, लोग वहीं पे कृषि करने के लिए बस जाते हैं। ठीक है, इन जगहों पे कुछ ऐसी भी जगह मिलती है जहां पे थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है, अभी मैं आपको आगे समझाता हूं। वहां पे लोग कृषि करने के लिए अपने। अब हमें रेगिस्तान की शब्दावली दे रखी है, एक वर्ड दे रखा है रेगिस्तान। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए रेगिस्तान का मतलब क्या होता है, तो देखिएगा रेगिस्तान का मतलब होता है ये एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च या तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा अथवा निम्न तापमान होगा और विरल वनस्पति होगी। अभी मैंने कहा कि यहाँ की जो आपकी वनस्पति होती है, वेजिटेशन होता है, वो ना के बराबर ही होता है।
चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा एक रेगिस्तान है यहाँ पे जिसका नाम है सहारा रेगिस्तान, के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हॉट डेजर्ट है सहारा रेगिस्तान की। अगर आपको मैं खास बात बताने की कोशिश करूँ ना, तो सबसे खास बात यह है कि यहाँ का जो टेम्परेचर जो है ना वो है ज्यादा, ये गर्म वाला है तो टेम्परेचर है ज्यादा, तकरीबन 57 डिग्री सेल्सियस के आसपास। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा है, लेकिन 57 डिग्री सेल्सियस तक का भी नोट किया गया टेम्परेचर है यहाँ पे। दूसरी बात है, यहाँ पे दिन के समय तापमान जो है वो बहुत ज्यादा होता है। दिन के टाइम का टेम्परेचर ये है, लेकिन रात के टाइम का टेम्परेचर जो है ना यहाँ पे वो तकरीबन 0 डिग्री के आसपास हो जाता है, क्योंकि सूरज का आगमन जो होता है वो सबसे ज्यादा ग्रहण करता है ये वाला इलाका। और जो 0 डिग्री टेम्परेचर रात के टाइम में, फिर रेत एकदम से जो है टेम्परेचर को छोड़ देती है, रिलीज कर देती है, तो रात का टाइम लगभग 0 के आसपास हो जाता है। मतलब ऐसा तो नहीं कहेंगे कि प्रॉपर 0 है, 4-5 3 4-5 ऐसा, मतलब रात बहुत ठंडी हो जाती है, दिन के टाइम टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो जाता है। अच्छा, अगली बात है, यहाँ पे वनस्पति ना के बराबर है। यहाँ पे जो अगर आपको देखा जाए, बादल देखे जाए ना, बादल तो बादल यहाँ पे होते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो थोड़ा बहुत भी अगर कहीं पानी है तो वाष्पित बहुत जल्दी होगा, और इस इलाके के अंदर फिर आपको वनस्पति तो देखने को मिलेगी ही कैसे। यहाँ पे जो है रेत के टीले हैं, इस टाइप के रेत के टीले हैं। अच्छा, रेत की टीलों की खास बात क्या, जैसे हवा चलती है ना तो क्या करती है, इस बीच वाले पार्ट को वो हटा देती है। ये कैसे बन जाएगा, ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। जो ये खाली जगह बनी है ना, इसको हम ओएसिस या इसको हम लोग मरुधान के नाम से पुकारते हैं, मरुधान। और इसी मरुधान के अंदर क्या होता है, कुछ पानी इकट्ठा हो जाता है, छोटे मोटे पेड़ उग जाते हैं, और लोग फिर यहीं पे जो है अपना क्या कहते हैं जीवन बसा लेते हैं, या कुछ छोटी मोटी बस्तियां भी इसी इलाके में पाई जाती है। कई बार ये बहुत बड़ा इलाका भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जनरली खजूर वगैरह के पेड़ भी जो है ये लोग उगाया करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या कही है एनसीईआरटी ने। यह उत्तरी अफ्रीका का एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। सबसे पहली बात है कि ये सहारा मरुस्थल जो है कहां पे है, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर है आपका, बहुत ही बड़े इलाके में, दुनिया का सबसे बड़ा है ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट कह सकते हो। कितना एरिया है इसका लगभग 8.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर जो है ये फैला हुआ है। सहारा डेजर्ट जो है ये 11 देशों से घिरा हुआ है। अभी आपको इन 11 देशों की लोकेशन भी मिल जाएगी, कौन कौन से, अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र है, लीबिया है, माली है, अच्छा और कौन सा है, मारिटानिया है, मोरक्को है, नाइजर है, सूडान है, ट्यूनीशिया है, और पश्चिमी सहारा है। तो ये इन 11 देशों से घिरा हुआ है सहारा मरुस्थल। सहारा रेगिस्तान रेत का एक विशाल परतों से ढका ही नहीं, लेकिन वहां पे बजरी के मैदान भी है और चट्टानी सतह भी, पठार वगैरह भी है। ऐसा नहीं है कि वहां पे जो है आपको बालू रेत ही मिलेगी, कुछ हद तक वहां पे जो है वो क्या कहते हैं बजरी भी देखने को मिलती है, कुछ कुछ जगह पे वहां पे पठार भी देखने को मिलते हैं। कुछ स्थानों पे चट्टानी सतह 2500 किलोमीटर से भी अधिक ऊंची भी है, जैसे प्लेटू बने हुए हैं, पठार बने हुए हैं जो कि 2500 किलोमीटर से भी ऊंची है। चलिए मैप देखते हैं हम लोग। ये अफ्रीका है और अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में जो है ये आपको सहारा मरुस्थल दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको देश दिख रहे होंगे, ये अल्जीरिया है, लीबिया है, मिस्र है, इरिट्रिया है, सूडान है, चाड है, नाइजर है, माली है, मेरी तानिया है, पश्चिमी सहारा है, ये ट्यूनीशिया है। ये सारे देश आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको भूमध्य सागर देखने को मिल रहा है, लाल सागर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी लोकेशन भी। ये देश आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे इजिप्ट हो गया, लीबिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, और उसके बाद में आपका वेस्टर्न सहारा हो गया, ठीक है। ये चौथा कह दीजिएगा, ये पांचवा कह दीजिएगा, ये छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, ठीक है। आपको मैंने कहा ना ये 11 देश जो हैं, 11 देशों से आपका घिरा हुआ है सहारा मरुस्थल का पूरा इलाका। अब यहाँ पे एक बात है कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। रेगिस्तान ये आज है, लेकिन साइंटिस्ट ऐसे कहते हैं कि किसी जमाने में भी हरा भरा जो है मैदान रहा करते थे। मैंने आपको दूसरे तीसरे चैप्टर में ना हमारी अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह के बारे में बताया था, भूकंप वगैरह आने के बारे में। तो कभी कुछ ऐसी प्लेट्स रही होगी जो बदल के यहाँ पे अब रेगिस्तान वाला इलाका हो गया, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां, मगरमच्छ वगैरह पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियां ये सामान्य जीवन थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन इन्हें बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश के रूप में बदल दिया, और अब यहाँ पे इतनी सारी वनस्पतियां या प्रजातियां जो है नहीं पाई जाती। मौसम कैसा है यहाँ का, या कहिएगा क्लाइमेट कैसा है यहाँ के इलाके का,
तो क्लाइमेट अभी आपको मैंने कहा कि एक्सट्रीम है, बहुत ही ज्यादा गर्म होता है और ड्राई होता है, अत्यंत गर्म और शुष्क वाला यहाँ का क्लाइमेट है। यहाँ वर्षा जो है वो अल्पकालिक होती है, बहुत ही कम टाइम के लिए जो है वो बारिश होती है। आसमान अभी मैंने कहा था कि बादल रहित होते हैं और स्वच्छ होते हैं। बादल तो बनेंगे ही कैसे जब यहाँ पे पानी तो है ही नहीं, वाष्पीकरण होगा ही कैसे। नमी संचय की तुलना में तेजी से वाष्पित, थोड़ी बहुत अगर नमी हो भी, मॉइस्चर हो भी, तो बहुत ही तेजी से वाष्पित हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं, तकरीबन तकरीबन 50 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर चला जाता है यहाँ पे, ठीक है, जिसके कारण रेत और नगन चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है, जिनकी उष्मा विकिरण होती है और चारों ओर सब कुछ जो है गर्मी का जो सबब फैला देती है। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म होता है, इस वजह से रेत भी गर्म होगी, पत्थर चट्टानें सब गर्म होगी, उनके अंदर से हीट जो है चारों तरफ की वो है आपके टेम्परेचर को या एरिया को, एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती है। लेकिन रातें जो होती है, अभी मैंने आपको समझाया था, बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो पहुंच जाता है रात को। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में, जो कि त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहां सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे गर्म क्षेत्र लीबिया कहलाता है, लीबिया कहलाता है या अल अजीजिया क्षेत्र, अगर एग्जैक्ट आपको ऑप्शन दिया जाए तो यह भी ठीक रहेगा। 1922 में 57.7 डिग्री टेम्परेचर जो है यहां का नोट किया गया था। अब आपको मैंने यहां पे मरुधान के बारे में बताया था, किसके बारे में बताया था, मरुधान के बारे में बताया था। तो ये मरुधान क्या होते हैं या ओएसिस क्या होते हैं, जब रेत पाउन को उड़ा ले जाती है तो वहां गर्त बन जाती है। अभी मैंने कहा था ना कि जैसे इस टाइप के गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है, और इस गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, यहाँ मरुधान बन जाते हैं। फिर ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, यहाँ पे खजूर के पेड़ होते हैं, फसलें भी उगा लेते हैं। कई कई बार तो ये बहुत बड़े हो जाते हैं, जैसे मोरक्को के टेफिलालेट जो है, ये मरुधान ऐसा है जो कि 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये वाला पॉइंट आपको याद कर लेना है, अपने समझने के लिए कॉपी में लिख लेना है इसे। सहारा के लोग कैसे हैं, लोगों के बारे में जाने हम अगर हम तो इनमें जो है बेडुइन भी शामिल है और तेउरा रेग और चालसी जनजाति के लोग हैं, ठीक है। ये जनजातियां हैं जो आपको याद रखनी है, कौन कौन सी है, तेउआ रेग और एक है बेडुइन, ये दो जनजाति आप याद कर लेना, ठीक है। नाम थोड़े से पजल कर रहे हैं बोलने में भी, पर कोई बात नहीं, आप लिख लेना 2-3 बार तो याद हो जाएगा। और ये लोग जो है भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, घोड़ा घोड़ी, ठीक है, ये ऐसे वाले जो है पशु पालते हैं। सहारा में मारू गार्डन और मिस्र में नील नदी के लोग निवास में लोगों की मदद करते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि नील नदी आपने देखा होगा, नील नदी के दुनिया की सबसे लंबी नदी है और यहाँ के आसपास का इलाका जो है लोगों को कृषि के लिए मजबूर करता है, क्योंकि यहाँ का एरिया ही कुछ प्लेन सा एरिया है। खजूर के पेड़ पानी की उपलब्धता के कारण यहाँ पाए जाते हैं, नील नदी वाले इलाके में खजूर के पेड़ भी पाए जाते हैं। चावल भी लोग बोते हैं, गेहूं भी, बीन्स भी जैसे फसलें उगाते हैं। जहां पे नदी है, थोड़ा बहुत समतल इलाका है, तो लोग जो है अपनी इस प्रकार की फसल भी जो है उपयोग में लाते हैं। अब ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्र में उगाया जाने वाला कपास दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मिस्र देश में जो कपास उगाया जाता है इजिप्ट में, वो दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है। इजिप्ट इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉटन ग्रोन के लिए, और खोज के कारण दुनिया भर में तेल का यह उत्पाद जो है अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में अतिरिक्त मांग के साथ सहारा रेगिस्तान में तेजी से बदल रहा है। अब यहाँ पे यूं कहिएगा धीरे धीरे, मान लेते हैं कि यहाँ पे जनजीवन इतना अच्छा नहीं है या लोग इतना नहीं पूछते हैं, लेकिन तेल की मांग जो है यहाँ पे, तेल के क्षेत्र है, कभी ना कभी मैंने कहा ना पेड़ पौधे रहे हैं तो फिर जीवाश्म बन गया होगा आज, तो यहाँ पे तेल का बहुत बड़ा एरिया है और इसी वजह से दुनिया भर में इस क्षेत्र की जो है मांग चली आ रही है। बहुत सारे यहाँ पे खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं, जैसे आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, यूरेनियम, ठीक है, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, यूरेनियम, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया है कौन सा, गर्म वाला तो हो गया। ठंडा रेगिस्तान की बात करते हैं, जिसको हम लोग लद्दाख के बारे में बात करते हैं। वर्तमान में लद्दाख तो एक पूरा हमारा यूटी ही बन चुका है, पूरा का पूरा, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश ही बन चुका है। तो लद्दाख शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और दाग का मतलब होता है देश, ठीक है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं क्या, दर्राओं का देश इसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, दर्राओं का देश इसे हम लोग बोलेंगे। ला जो है मीनिंग माउंटेन होता है, पास और
दाक, ठीक है, माउंटेन पासिस होता है, दाक का मीनिंग होता है आपका कंट्री होता है, तो ये माउंटेन कंट्री के रूप में आपसे कह सकते हो, या जो माउंटेन पासिस की कंट्री इसे कह सकते हैं। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास जो है वो लद्दाख में स्थित है। आप अगर पूछा जाए पृथ्वी में सबसे ठंडा स्थान जो है वो कहां पे है, वो लद्दाख के अंदर है। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आपको याद रखना है, क्या है, द्रास है, ठीक है। द्रास जो है ये सबसे ठंडा स्थान है पृथ्वी के ऊपर, और सबसे ठंडे स्थानों में से एक स्थान भी कह सकते हो आप लोग, पर ये लद्दाख के अंदर स्थित है। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है जो जम्मू और कश्मीर के पूर्व में विशाल हिमालय में स्थित है, या वृत्त हिमालय में, या हिमाद्री हिमालय में आप इसे कह सकते हो, वहां पे स्थित है। देखिएगा छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए लद्दाख कहां पे स्थित है, तो ये वृत्त हिमालय में या विशाल हिमालय के अंदर स्थित है। इसके उत्तर में जो है वो कराकोरम पर्वत श्रृंखला है, और दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रृंखला है, और कराकोरम और जास्कर के बीच में ही जो है आपकी सिंधु नदी एंटर करती है इंडिया के अंदर, और कई नदियां लद्दाख से होकर बहती है, जिसमें सिंधु नदी जो है मुख्य नदी है। यह नदियां गहरी घाटियां और महाखंड जो है बनाती है, बहुत गहरी गहरी घाटियां बनाती है ये। लद्दाख में कई ग्लेशियर है, जैसे ग्रेंगरी हिमानी, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है, ग्रेंगरी हिमानी। अगर आपसे पूछा जाए ग्लेशियर कहां पे है, तो लद्दाख के अंदर स्थित है ये। कारगिल में लद्दाख लगभग 3000 मीटर और कराकोरम में लगभग 8000 से भी अधिक ऊंचाई पे पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे ऊंचा जिला कौन सा है, तो आपका जवाब रहना चाहिए ले, ये सबसे ऊंचे वाला स्थान है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है आपका, तो आप सियाचिन का नाम जो है लिया करते हैं। मैप में देखिएगा ये है लद्दाख वाला इलाका, यहाँ पे ये सियाचिन हिमनद है, इंडस नदी है, श्योक नदी है, श्योक नदी का इलाका हो गया, ये आपका जास्कर वाला इलाका हो गया, ठीक है। और जास्कर के यहाँ पे जो है आपकी नदी जो है एंटर करती है, ठीक है, सिंधु नदी एंटर करती है। एक साइड इसके कराकोरम है, एक साइड इसके जो है जास्कर की जो है दर्राएं कहलाती है, और इन्हीं के बीच में हमारी सिंधु नदी एंटर करती है। ये वाला इलाका जो है आपका लद्दाख वाला इलाका सारा। यहाँ पे चाइना लग ही जाता है, एलएसी वगैरह भी लगती है वहीं पे। यहाँ की जलवायु बहुत ही ज्यादा ठंडी है पर शुष्क होती है, ऊंचाई बहुत ज्यादा है इस क्षेत्र की, जिसके कारण सूर्य की गर्मी की तीव्रता जो है महसूस की जाती है। एक बार अगर सूरज निकल जाता है तो सूरज की धूप जो है महसूस की जा सकती है यहाँ पे। इस ऊंचाई पर हवा की परत भी बहुत ही पतली सी होती है, ठीक है, एयर की जो लेयर होती है बहुत ही पतली होती है, ठंडी भीनी भीनी हवा चलती है। टेम्परेचर अगर आप देखें ना यहाँ पे, तो टेम्परेचर बहुत ही मतलब बिगड़ता सा समझिएगा। दिन का टेम्परेचर तो यहाँ पे होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और रात का टेम्परेचर जो है -30 डिग्री चला जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात तो आप याद रखिएगा, गर्मियों की बात है ये, गर्मियों में दिन का टेम्परेचर 0 डिग्री है, रात में -30 है, लेकिन सर्दियां जब आती है तो पूरे समय ही, हर समय जो है -40 डिग्री टेम्परेचर रहता है यहाँ पे, मतलब बर्फीला मौसम रहता है। इतने कम टेम्परेचर होने की वजह से जो है यहाँ पे जीवन ना के बराबर ही संभव है। यह हिमालय के वर्षा छाया क्षेत्र में जो है रेन शेडो एरिया के अंदर स्थित है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यूपीएससी के अकॉर्डिंग। चलिए अगली बात है, यहाँ पे यहाँ हर साल मुश्किल से 10 सेंटीमीटर, मैंने अभी कहा था 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होना ही आपका रेगिस्तान कहलाता है। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर के आसपास या इससे कम बारिश होती है सारा साल के अंदर। लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि, ठीक है, ये एक फैक्ट है हमारा। लद्दाख का दूसरा नाम क्या है, खा पा चान, इसका हिम भूमि मतलब है। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नाम इसके ऊन के लिए होता है, जो कि वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। चीरू, आपको ये याद रखना है, चीरू या तिब्बती एंटीलोप जो है इसका लोग शिकार करते हैं तो धीरे धीरे विलुप्त हो गया है, क्योंकि इसका ऊन जो है वो बहुत ही हल्का होता है और बहुत ही ज्यादा गर्म भी होता है। कॉल्ड डेजर्ट की अगर फ्लोरा और फौना की बात की जाए, यहाँ की वनस्पतियों की बात की जाए, जीवों की बात की जाए, तो यहाँ शुष्कता के कारण वनस्पति विरल ही है। इतनी ठंड है तो यहाँ पे पेड़ पौधे तो होंगे ही कैसे। घास हो सकती है, छोटी छोटी झाड़ियां होती है, जानवरों को चराने के लिए कहीं कहीं यही पाई जाती है। घाटी में सरपत, विल्लो और चिनार के पेड़ों को ही देखा जाता है जनरली। सेब है, खुमानी है, अखरोट है। खुमानी बहुत मीठा होता है, इसको फोड़ते हैं, इसकी गुठली में बादाम निकलता है, कभी खाना, मुझे बहुत पसंद है ये। और पेड़ गर्मियों में ही ये फलते फूलते हैं जनरली। और लद्दाख में विभिन्न प्रजातियां के पक्षी देखे जाते हैं। ये यूपीएससी के अकॉर्डिंग भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कई सारे पक्षियों की प्रजाति देखने को मिलती है यहाँ पे। इनमें रॉबिन है, रेड स्टार्ट है, तिब्बती स्नोकॉक है, रेवन है, हुप है, ये सामान्य पक्षी है यहाँ के पाए जाने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से याद करिएगा इसे। इन प्रवासी पक्षियों में से कुछ जंगली बकरी है, जंगली भेड़िया है, लद्दाख के जानवरों में से ही पाए जाते हैं। यहाँ पे जो आपका वो बाघ भी पाया जाता है, स्नो लेपर्ड्स भी पाए जाते हैं यहाँ पे। याक भी होता है यहाँ पे
पे एक आपने देखा होगा जो जनरली उसके दूध का उपयोग पनीर या मक्खन बनाने के लिए क्या करते हैं, और उन्हीं कपड़ों को बनाने के लिए भेड़ और बकरी के बालों का इस्तेमाल करते हैं। पश्मीना एक बकरी है जिससे ऊन प्राप्त होता है यहाँ पे, ठीक है, जो कि बहुत ही फेमस भी है यहाँ की। कैक्टस ताड़ के पेड़ और एसेसिया सहारा रेगिस्तान वनस्पतियों में भी पाए जाते हैं। सहारा की वनस्पति और जीवों के बात कर रहे हैं, ये बीच में स्लाइड दूसरी आ गई, ठीक है। सहारा वाली तो बात हमने कर ही दी थी। खैर सहारा के अंदर चलो मैं रह गई थी ये बात बता देता हूँ। ऊंट है, लकड़बग्गा है, सियार है, लोमड़ी है, बिच्छू है, सांप है, ये छिपकली है, ये सहारा के जो है वो मुख्य जीव हैं आपके, ठीक है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत विल्लो पेड़ का, ये सरपत विल्लो आपको मैंने कहा बताया था, ठंडे वाले इलाके में बताया था, ये ठंडे वाले इलाके में ही पाया जाता है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत का ही बनाया करते हैं। मनाली लेह 4 राजमार्ग जो है 4 दर्रों से गुजरता है। एक रोहतांग है, एक बरालाचा है, एक है लुन गलाचा है और एक है टंगलंग है। ये जो है ये केवल जुलाई और सितंबर के बीच में ही खुलता है जब बर्फ के मार्ग को हटा दिया जाता है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनकी लोकेशन कहां पे है, रोहतांग की, बरालाचा की, ठीक है, लुंग गालाचा की, टंगलंग की, इनकी लोकेशन कहां पे है कमेंट सेक्शन में विस्तार से लिखने की कोशिश कीजिएगा अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। लद्दाख के लोग कैसे होंगे, यहाँ ज्यादातर लोग तो मुस्लिम है और बौद्ध हैं, ठीक है, ज्यादातर मुस्लिम है और के अलावा बौद्ध भी यहाँ पे हैं। वास्तव में कई बौद्ध मठ अपने पारंपरिक गोम्पा स्थान लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। इसमें कुछ प्रसिद्ध मठ है, हैमिस है, थिक्से है, शी है और लाई यूरू है, ठीक है, लाई यूरू। गर्मियों में यहाँ निवासी जो है आलू की खेती करते हैं, मटर और सेम और सलजम वगैरह की भी खेती जो है किया करते हैं। सर्दियों के मौसम में जलवायु इतनी खतरनाक होती है, इतनी दर्दनाक होती है कि लोग खुद को धार्मिक अनुष्ठानों और समारोह में ही व्यस्त रखते हैं और महिलाएं जो हैं यहाँ की बहुत ही ज्यादा मेहनती होती है। लद्दाख की राजधानी जो है वो लेह है और अभी तो खैर खुद ही केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जहां पे सड़क और हवा अच्छी तरीके से जो है जुड़ा हुआ है। नेशनल हाईवे 1 पे जो है ये अभी स्थित है और नेशनल हाईवे 1 जोजिला दर्रे के माध्यम से जो है कश्मीर घाटी से जो है इसको जोड़ा जा रहा है। यहाँ की मुख्य गतिविधि पर्यटन है, लोग बहुत जाते हैं, पर्यटन की वजह से जो है यहाँ की गतिविधियां या आर्थिक स्थिति जो है वो चल रही है। लद्दाख के लोग जो है सर्दियों में प्रकृति के साथ में जो है संतुलन बनाना सीख लिया है। अपने जो है पेट के ऊपर वो एक हांडी सी टंगाए रखते हैं जिसमें थोड़ी गर्मी वगैरह के लिए कुछ डाल देते हैं। वो पानी और ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण उन्हें आवश्यक और आर्थिक रूप से उपयोग करते हैं। ऐसे नहीं है कि वो बर्बाद करते रहते हैं हमारी तरह पानी को। बस इसी के साथ में ही ये हमारी ज्योग्राफी क्लास 7 की एनसीईआरटी पूरी हो गई है। छोटा सा चैप्टर था, आसान चैप्टर था, 10 के 10 चैप्टर ही बहुत ज्यादा आसान थे। अब आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा या पर्सनली बताइएगा कि इन 10 के 10 चैप्टर के एमसीक्यू बनाने में मेरी मदद कौन करेगा, क्योंकि बेटा मैंने मदद कर दी है, आपको इन पीपीटी बना के पढ़ा दिया है। अब मुझे इन 10 के 10 चैप्टर के एमसीक्यू कौन बनाएगा, जो एमसीक्यू बना देगा इन 10 के 10 चैप्टर का तो मैं उनको लाइव आके पढ़ा दूंगा, ठीक है। मेरी मदद कौन करेगा ये बता दो, कुछ मैं करूंगा कुछ आप करना। देखते हैं कौन बच्चा मेरा सहारा लगाता है इसमें। चलिए धन्यवाद, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना भाई।